जरा सोचने वाली बात है कि किसी इंसान की जान और उसके साथ साथ 10,000 और सैनिकों की जान पूरी तरह से एक छोटे से काले डॉट पर कैसे निर्भर हो सकती है। एक ऐसा डॉट जो एक मोनोपोली बोर्ड पर फ्री पार्किंग वाले खाने के ठीक बगल में छिपा हो। अगर वो डॉट वहां है तो शायद जिंदा घर वापसी मुमकिन है, और अगर नहीं है तो दुश्मन के कैंप में ही फंसकर रह जाना तय है। आज की इस गहन चर्चा में हम एक ऐसे ही विषय पर बात करने वाले हैं, द्वितीय विश्व युद्ध का एक ऐसा पन्ना जो मतलब किसी स्पाई थ्रिलर से भी ज्यादा रोमांचक है। हम देखेंगे कि कैसे खुफिया एजेंसियों ने दुनिया के सबसे मशहूर फैमिली बोर्ड गेम को एक टॉप सीक्रेट हथियार और एस्केप किट में बदल दिया था। ये एक ऐसा ट्रोजन हॉर्स था जिसे दुश्मन के गार्ड्स खुद अपने हाथों से कैदियों तक पहुंचाते थे। हाँ बिल्कुल। और हम जब भी जासूसी दुनिया की कल्पना करते हैं ना, तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? मतलब वही विस्फोट करने वाले पेन या लेजर घड़ियां या जेम्स बॉन्ड जैसे कोई हाई टेक गैजेट्स। लेकिन खुफिया जानकारी की दुनिया का एक बहुत बड़ा नियम है। सबसे खतरनाक और असरदार हथियार असल में वो होते हैं जो इतने आम और उबाऊ दिखते हैं कि उन पर किसी का ध्यान ही ना जाए। MI9 और MI6 जैसी खुफिया एजेंसियों ने ठीक यही काम किया। मतलब उन्होंने रोजमर्रा की चीजों का इस्तेमाल किया? एकदम सही। उन्होंने युद्ध बंदियों को, जिन्हें हम POW कहते हैं, उन्हें नक्शे, कंपास और वायर कटर भेजने के लिए उन चीजों का इस्तेमाल किया जो किसी भी आम घर के लिविंग रूम में बहुत आसानी से मिल जाती हैं। और मुझे लगता है कि यही बात इस पूरी कहानी को इतना दिलचस्प बनाती है। मतलब बिना किसी भारी भरकम तकनीक के, सिर्फ आउट ऑफ द बॉक्स सोच और इंसानी मनोविज्ञान का इस्तेमाल करके उन्होंने ये पूरा गेम पलट दिया। तो चलिए सीधे उसी दौर में चलते हैं। जब मैं इस ऑपरेशन से जुड़ी फाइल्स देख रहा था तो मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आया कि दुश्मन के कैंप में कोई एक पूरा का पूरा जासूसी किट आखिर भेज कैसे सकता है? हाँ, क्योंकि जर्मन गार्ड्स कोई बेवकूफ तो थे नहीं। बिल्कुल, वो हर एक पैकेज की बहुत बारीकी से चेकिंग करते थे। तो सबसे बड़ी चुनौती तो उस कैंप के गेट के अंदर घुसने की रही होगी, है ना? यहीं पर मनोवैज्ञानिक युद्ध का सबसे पहला और सच कहूं तो सबसे शानदार चरण शुरू होता है। क्लेटन हट्टन नाम के एक ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्हें MI9 ने इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी थी। अब हट्टन को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि अगर उन्होंने पहले दिन ही मोनोपोली के अंदर नक्शे छिपा कर भेजे तो वो तुरंत पकड़े जाएंगे। तो उनका प्लान क्या था? उनका पहला लक्ष्य सामान अंदर भेजना था ही नहीं, उनका पहला लक्ष्य था जर्मन सेंसर अधिकारियों को बोर करना। मतलब उन्हें इतना रिलैक्स कर देना कि वो चेकिंग करना ही छोड़ दें। रुको, तो क्या उन्होंने असल में दुश्मनों को अपने ऊपर भरोसा करना सिखाया? गार्ड्स को आलसी बनाने की ट्रेनिंग दी? एक तरह से, हाँ। हट्टन की टीम ने केयर पैकेज तैयार किए और उन्हें बिल्कुल असली दिखाने के लिए लिवरपूल इको अखबार के असली पन्नों में लपेटा गया। ये पन्ने सीधे लिवरपूल से ही आते थे, लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी चाल थी वो था एक इन्वेंट्री कार्ड जो उन्होंने हर बॉक्स के अंदर रखा था। उन्होंने जानबूझकर उस कार्ड को रेड क्रॉस के मानक कार्ड से थोड़ा सा बड़ा बनाया। इसका क्या लॉजिक था? मतलब कार्ड बड़ा क्यों रखा गया? ताकि जब जर्मन गार्ड बॉक्स खोले तो वो बड़ा कार्ड सबसे पहले और सबसे आसानी से उसके हाथ में आ जाए। गार्ड्स को बस उस कार्ड पर लिखे सामान को बॉक्स के अंदर मौजूद सामान से मिलाना होता था। कैदी उस पर टिक लगाते और कार्ड वापस भेज देते। जब किसी का काम बहुत आसान कर दिया जाता है ना, तो उनका ध्यान बारीकियों से हटने लगता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्मार्ट मूव था, है ना? हट्टन की टीम ने पहले 13 पैकेजों में जानबूझकर कोई भी जासूसी का सामान भेजा ही नहीं। वो शुरुआती पैकेज पूरी तरह से साफ थे। हाँ, और मुझे याद आ रहा है स्रोतों में एक मेजर क्रोकेट का जिक्र है जिन्होंने हट्टन का काफी मजाक उड़ाया था। उन्होंने कहा था कि जर्मन गार्ड्स हर चीज को फाड़ कर फेंक देंगे और ये पैकेज 100 साल में भी अंदर नहीं घुस पाएंगे। जी हाँ, मेजर क्रोकेट को पूरा यकीन था कि जर्मन गार्ड्स हर पैकेज को शक की नजर से ही देखेंगे। लेकिन 3 महीने के इंतजार के बाद जब वो टिक किए हुए बड़े कार्ड वापस आने लगे तो साबित हो गया कि हट्टन की वो मनोवैज्ञानिक चाल काम कर गई थी। जर्मन गार्ड्स ने उन शुरुआती पैकेजों को चेक किया, उन्हें सब कुछ नॉर्मल लगा और धीरे धीरे उन्होंने मान लिया कि इस खास पैकिंग वाले पैकेजों में कुछ भी संदिग्ध नहीं होता। ये तो बिल्कुल आज के दौर की साइबर हैकिंग या फिशिंग जैसा लग रहा है मुझे। मतलब हैकर्स पहले 10 नॉर्मल और सुरक्षित ईमेल भेजते हैं, आपका एंटीवायरस सिस्टम उन पर भरोसा करने लगता है और जब सिस्टम रिलैक्स हो जाता है तब वो 11वां ईमेल भेजते हैं जिसमें असली वायरस होता है। और हट्टन ने यही चीज 1940 के दशक में सिर्फ कागज और गत्ते के साथ कर दी। एकदम सटीक तुलना की आपने।
जब किसी व्यक्ति को बार बार एक ही सुरक्षित चीज दिखाई जाती है तो खतरे को पहचानने वाला उनका अलार्म सिस्टम काम करना बंद कर देता है। और जब जर्मनों का वो अलार्म सिस्टम बंद हो गया, तब समय आया असली खेल शुरू करने का। तब उन्होंने मोनोपोली बोर्ड्स को अंदर भेजना शुरू किया। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा लूप होल नजर आता है। वो क्या? मान लीजिए कैंप में 500 कैदी हैं, सप्लाई लाइन चालू हो गई है और मोनोपोली गेम अंदर आ रहे हैं। अब अगर हर दूसरा कैदी अपना मोनोपोली गेम फाड़कर उसमें से नक्शे और कंपास निकालने लगा तो गार्ड्स को तो तुरंत शक हो जाएगा ना। मतलब सैकड़ों भूखे और परेशान कैदियों के बीच इस राज को छिपाकर कैसे रखा गया? इसका सीधा सा जवाब था कंपार्टमेंटलाइजेशन। जानकारी को इतनी सख्ती से अलग अलग हिस्सों में बांटा गया था कि 99% कैदियों को तो कभी पता ही नहीं चला कि उनके पास ऐसे उपकरण आ भी रहे हैं। अच्छा, तो फिर गेम खोलता कौन था? समितियां बना रखी थी। सिर्फ इन कमेटी के कुछ चुनिंदा सदस्यों को ही पता होता था कि कौन सा बोर्ड असली है और कौन सा जासूसी किट है। ये नीड टू नो आधार पर काम करने का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो एक साधारण कैदी और कमेटी के सदस्य के बीच का फर्क वो सीक्रेट कोड्स थे, क्योंकि बाहर से देखने में तो सारे मोनोपोली बोर्ड एक जैसे ही लगते होंगे। एकदम एक जैसे, कोई भी फर्क नहीं बता सकता था। लेकिन कमेटी के सदस्यों को उन बारीक निशानों को पहचानने की खास ट्रेनिंग दी गई थी, जो प्रिंटिंग के दौरान जानबूझकर छोड़े गए थे। वो डॉट वाले निशान? हाँ, अगर मोनोपोली बोर्ड पर पेटेंट शब्द के ठीक बाद एक बहुत ही छोटा सा लाल या काला निशान है, तो इसका मतलब था कि वो एक साधारण बोर्ड है। उसे आम कैदी खेलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर बोर्ड में खुफिया सामान छिपा है तो निशान कहीं और होगा? बिल्कुल। अगर मेफेयर नाम के स्क्वायर पर एक छोटा सा डॉट है तो कमेटी का सदस्य समझ जाता था कि इस बोर्ड के अंदर नॉर्वे, स्वीडन और जर्मनी के नक्शे हैं। और अगर फ्री पार्किंग के बाद डॉट लगा है तो उसके अंदर उत्तरी फ्रांस का नक्शा है। सही कहा। हाँ, जरा उस दृश्य की कल्पना करना कितना रोमांचक है। कैंप के बीचों बीच धूल भरी जमीन पर बैठकर कुछ आम कैदी आराम से मोनोपोली खेल रहे हैं। वो पासे फेंक रहे हैं, नकली पैसे गिन रहे हैं और उन्हें कोई अंदाजा ही नहीं है कि जिस कार्डबोर्ड पर वो बैठे हैं उसके ठीक नीचे असली दुनिया के नक्शे, असली जर्मन करेंसी और उनकी आजादी का रास्ता छिपा है। और वहीं कुछ ही दूरी पर खड़ा कमेटी का कोई सदस्य बस उस गेम के खत्म होने का इंतजार कर रहा है ताकि वो उस बोर्ड को वहां से गायब कर सके। ये लिटरली दिमाग घुमा देने वाला है। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन उन बोर्ड्स के अंदर जो चीजें छिपी थी ना, मेरी नजर में उनकी इंजीनियरिंग उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली थी। हाँ, इस पर बात करते हैं, क्योंकि मैं यही सोच रहा था कि एक फ्लैट कार्डबोर्ड के अंदर आप वायर कटर, कंपास और आरी कैसे छिपा सकते हैं। मतलब मोनोपोली का डिब्बा तो एकदम चपटा होता है, अगर उसमें लोहे का कटर डाला जाए तो डिब्बा तो फूल जाएगा। गार्ड्स हाथ लगाते ही समझ जाएंगे कि अंदर कुछ ठोस है। यहीं पर ब्रिटिश कारीगरों ने अपना असली कमाल दिखाया। उन्होंने वायर कटर और जेली सॉ यानी तार वाली आरी को इतना पतला बनाया कि वो एकदम रेजर ब्लेड जैसे दिखते थे। इतने पतले? हाँ, और फिर मोनोपोली बोर्ड के कार्डबोर्ड की परतों के बीच उन्हें बहुत ही सावधानी से सेट किया गया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने नक्शों को कागज पर नहीं बल्कि रेशम यानी सिल्क पर प्रिंट किया। रेशम पर क्यों? कागज में क्या बुराई थी? कागज आवाज करता है। अगर कोई रात के अंधेरे में छिपकर भाग रहा है और वो कागज का नक्शा खोलेगा तो उसकी सरसराहट की आवाज से पास खड़ा कोई भी गार्ड तुरंत अलर्ट हो जाएगा। इसके अलावा कागज बारिश में या पसीने से गल भी सकता है। हाँ, ये तो है। लेकिन रेशम को आप अपनी मुट्ठी में भींच कर एक छोटी सी गेंद बना सकते हैं। ये बिल्कुल आवाज नहीं करता और पानी का इस पर कोई असर नहीं होता। और वो इतना पतला होता है कि बोर्ड की परतों के बीच बहुत ही आसानी से छिप जाता है। क्या कमाल का इनोवेशन है। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन में एक और चीज थी जिसे सुलझाना बहुत जरूरी था। खुफिया एजेंसियों को यह कैसे पता चलता था कि कैदियों को किस देश के नक्शे चाहिए या उन्हें और क्या सामान चाहिए। मतलब उनके पास कोई फोन या इंटरनेट तो था नहीं, उन्हें किसी तरह के टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम की जरूरत तो पड़ी होगी। बिल्कुल पड़ी थी, और इसके लिए उन्होंने उसी चीज का इस्तेमाल किया जो कैंप से बाहर जाने का एकमात्र कानूनी रास्ता था, यानी कैदियों की अपने परिवार को लिखी गई चिट्ठियां। लेकिन वो चिट्ठियां तो जर्मन सेंसस के हाथों से होकर गुजरती थी, तो उसमें ऐसा तो लिख नहीं सकते कि डियर मॉम, मुझे फ्रांस का नक्शा और एक वायर कटर भेज दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए उन्होंने चिट्ठी की तारीख के फॉर्मेट को एक कोड में बदल दिया। जब कैदी चिट्ठी लिखते थे तो वो तारीख पर बहुत ध्यान देते थे। अगर चिट्ठी पर तारीख शब्दों में लिखी है, जैसे मान लीजिए मई 3, तो वो एक नॉर्मल चिट्ठी होती थी।
जो बिना किसी दिक्कत के परिवार को दे दी जाती थी। अच्छा, लेकिन अगर तारीख अंकों में लिखी है, जैसे 3543, तो इसका मतलब है कि उस चिट्ठी के अंदर एक सीक्रेट मैसेज छिपा है। और इस मैसेज को डिकोड करने का जो तरीका मैंने फाइल्स में पढ़ा, वो सच में ब्रिलियंट लगा मुझे। ये पूरी तरह से गणित पर आधारित था, है ना? हाँ। जब खुफिया अधिकारियों को अंकों वाली तारीफ की कोई चिट्ठी मिलती, तो वो सीधे चिट्ठी के पहले 2 शब्दों पर जाते थे। वो उन दोनों शब्दों के अक्षरों की गिनती करते और उन्हें आपस में गुणा कर देते। रुको, मैं इसे जरा कैलकुलेट करके देखता हूँ। मान लीजिए कैदी ने अपनी चिट्ठी शुरू की है डियर मदर से, तो डियर में हो गए 4 अक्षर और मदर में हो गए 6 अक्षर। 4 को 6 से गुणा किया, जवाब आया 24। यानी उस पूरी चिट्ठी के अंदर जो सीक्रेट मैसेज छिपा है वो ठीक 24 शब्दों का है। एकदम सही। और फिर वो अधिकारी एक पहले से तय पैटर्न का इस्तेमाल करके उस पूरी चिट्ठी के आम वाक्यों के बीच में से उन 24 शब्दों को निकाल लेते थे। इससे लंदन में बैठे अधिकारियों को पता चल जाता था कि किस कैंप में हालात कैसे हैं और उन्हें किस खास सामान की जरूरत है। और फिर वो सामान सिर्फ मोनोपोली में ही नहीं, बल्कि कई अजीबोगरीब चीजों में छिपाकर भेजा जाता था। स्रोतों में बताया गया है कि सिगरेट के पैकेट्स में छोटे कंपास भेजे जाते थे, क्योंकि उनकी ज्यादा चेकिंग नहीं होती थी। मॉल्टेड मिल्क के कागज के ट्यूब्स को खाने के सामान से भरा जाता था और दोनों सिरों पर थोड़ा सा तंबाकू लगा दिया जाता था, ताकि वो देखने में एकदम असली सिगरेट लगे। हाँ, उन्होंने हर मुमकिन चीज का इस्तेमाल किया। लेकिन इन सब में मुझे जिस चीज ने सबसे ज्यादा चौंकाया वो था पैसे भेजने का तरीका, मतलब ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स। हाँ, उस समय के ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स आज के विनाइल जितने पतले नहीं होते थे, वो काफी मोटे होते थे। उनके अंदर इतनी जगह होती थी कि उन्हें खोखला करके उनके बीच में असली जर्मन करेंसी आसानी से छिपाई जा सकती थी। रुको, मुझे यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या नजर आ रही है। अगर आप दुश्मन के कैंप में एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड भेज रहे हैं, तो क्या गार्ड्स उसे बजाकर नहीं देखेंगे? उन्हें तो यही लगेगा कि इसके अंदर कोई सीक्रेट ऑडियो मैसेज या कोड रिकॉर्ड किया गया है। यही तो इस पूरी योजना की सबसे बड़ी खूबी थी। गार्ड्स उन रिकॉर्ड्स को सिर्फ देखते ही नहीं थे, वो उन्हें पूरा सुनते भी थे। सच में? वो उन्हें सुनते थे? हाँ बिल्कुल। जर्मन गार्ड्स उस रिकॉर्ड को ग्रामोफोन पर लगाते, पूरा क्लासिकल म्यूजिक आराम से सुनते, इस बात की तसल्ली करते कि इसमें सिर्फ संगीत है और कोई जासूसी संदेश नहीं है। और जब वो पूरी तरह आश्वस्त हो जाते, तो वो खुद अपने हाथों से वो रिकॉर्ड कैदियों को ले जाकर दे देते थे। अरे बाप रे! तो वो असल में गार्ड्स ही अपना सिक्योरिटी चेक करवा रहे थे। और फिर कैदी उस रिकॉर्ड का क्या करते थे? जैसे ही रिकॉर्ड कैदियों के हाथ में आता, वो अगली रात उसे जमीन पर पटक कर तोड़ देते और उसके अंदर से असली जर्मन पैसे निकाल लेते। गार्ड्स को कभी भनक ही नहीं लगी कि वो जिस म्यूजिक को एंजॉय कर रहे थे, उसी के अंदर कैदियों के भागने का फंड छिपा हुआ था। ये दुश्मन के सिस्टम को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करने का इससे बेहतरीन उदाहरण मुझे नहीं लगता कहीं और मिलेगा। खैर, अब तक हम जो बात कर रहे थे वो ब्रिटिश एजेंसी MI9 का काम था। लेकिन 1941 में पर्ल हार्बर पर हमले के बाद अमेरिका युद्ध में उतरता है और यहाँ से कहानी का गियर पूरी तरह से शिफ्ट हो जाता है। हाँ, अमेरिका की एंट्री के साथ इस ऑपरेशन को एक अलग ही लेवल पर ले जाया गया। ब्रिटिश अधिकारी हटन ने आयोवा स्टेट में सिविल इंजीनियरिंग के एक प्रोफेसर कैप्टन रॉबले विम्फ्रे को ये पूरी कला सिखाई। फिर विम्फ्रे ने अमेरिका के वर्जीनिया में माउंट वर्नन नाम की जगह पर MIXX नाम का एक टॉप सीक्रेट ऑपरेशन शुरू किया। लेकिन विम्फ्रे के सामने एक बहुत बड़ी व्यवहारिक समस्या थी, है ना? हटन के पास ब्रिटेन में एक पूरी फैक्ट्री थी जो उनके हिसाब से बोर्ड्स बनाती थी। विम्फ्रे के पास तो ऐसा कुछ नहीं था। सही कहा। विम्फ्रे को सब कुछ जीरो से शुरू करना था। उनके पास कोई फैक्ट्री नहीं थी, इसलिए MIXX का स्टाफ सादे कपड़ों में आम बाजारों में जाता था और खिलौनों की दुकानों से रेगुलर बोर्ड गेम्स खरीदता था। फिर वो उन्हें अपने गुप्त बेस पर लाते, भाप का इस्तेमाल करके बड़ी सावधानी से डब्बों के लेबल हटाते, अंदर जगह बनाते, औजार डालते और उन्हें वापस पैक कर देते। और सबसे पागलपन वाली बात यह है कि उन्होंने पार्कर ब्रदर्स, जो मोनोपोली बनाने वाली कंपनी है, उनके ग्लू यानी गोंद तक को रिवर्स इंजीनियर कर लिया था। बिल्कुल, उन्होंने पार्कर ब्रदर्स के गोंद का पूरा केमिकल ब्रेकडाउन किया ताकि जब वो डिब्बे पर लेबल वापस चिपकाएं तो वो एकदम वैसा ही सूखे और उसमें से वैसी ही महक आए जैसी असली डिब्बे में से आती है। और ये सब वो पार्कर ब्रदर्स को बताए बिना कर रहे थे।
अगर हम इसे आज के संदर्भ में देखें तो ये कुछ ऐसा है कि कोई बाजार से एक नया और साधारण लैपटॉप खरीदे, उसे घर लाकर हैक करे, उसके मदरबोर्ड में दुनिया के सबसे खतरनाक जासूसी चिप्स लगा दे, उसे वापस सील कर दे और उस बनाने वाली $multi-billion कंपनी को भनक तक न लगे कि उनके प्रोडक्ट को एक जासूसी हथियार में बदल दिया गया है। ये तुलना एकदम सही है। ये दिखाता है कि संसाधनों की कमी होने पर भी अमेरिकी जुगाड़ और रिवर्स इंजीनियरिंग ने कैसे काम किया। मतलब एक तरफ ब्रिटिश तरीका था जो पूरी तरह से फैक्ट्री लेवल की सटीकता पर निर्भर था, और दूसरी तरफ अमेरिकी तरीका था जो पूरी तरह से जुगाड़ और इनोवेशन पर टिका था। लेकिन जर्मन अधिकारी बेवकूफ तो थे नहीं। ये लगातार चलने वाला चूहे बिल्ली का खेल था। उन्हें भी कुछ ट्रिक समझ आने लगी होंगी। क्या इन गेम्स ने सच में लोगों की जान बचाई, या फिर जर्मनों ने इन्हें पकड़ना शुरू कर दिया था? जर्मनों ने कई चीजें पकड़ी। जब उन्होंने क्रिबिज नाम के एक गेम बोर्ड में छिपे रेडियो के पुर्जे पकड़ लिए तो विम्फ्रे को तुरंत अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। जर्मनों ने शतरंज, ताश के पत्तों और सांप सीढ़ी में छिपे सामान को भी पकड़ा। और जब उन्होंने क्रिबेज बोर्ड पकड़ लिया तो स्रोतों के मुताबिक विम्फ्रे ने रेडियो के पुर्जों को बेसबॉल की गेंदों के अंदर छिपाना शुरू कर दिया था। मैंने जब ये पढ़ा तो मैं हैरान रह गया। एक पूरा रेडियो बनाने के लिए 4 बेसबॉल गेंदों की जरूरत होती थी। मतलब एक बेसबॉल के अंदर रेडियो फिट करना, ये करते कैसे थे वो? ये सच में एक अद्भुत शिल्पकारी थी। बेसबॉल के अंदर एक सख्त कॉर्क होता है। उन्होंने उस कॉर्क को बहुत ही सावधानी से खोखला किया और उसमें रेडियो के नाजुक पुर्जे डाले। अब सबसे बड़ी चुनौती थी उसका वजन और उसकी सिलाई, क्योंकि अगर गेंद हल्की या भारी हुई तो गार्ड पकड़ लेगा। बिल्कुल, अगर गेंद 1 ग्राम भी हल्की या भारी हुई तो गार्ड उसे हाथ में लेते ही समझ जाएगा, और अगर लाल धागे की सिलाई थोड़ी भी अलग दिखी तो पूरा खेल खत्म। उन्होंने चमड़े को वापस उसी लाल धागे से बिल्कुल उसी तरह सिला जैसे कोई मशीन सिलती है। गार्ड्स उन गेंदों को उछाल कर देखते थे और उन्हें वो बिल्कुल नॉर्मल बेसबॉल ही लगती थी। ये सब किसी हॉलीवुड फिल्म के सीन जैसा लगता है, लेकिन ये असली लोगों की जान बचाने के लिए हो रहा था। और जर्मनों ने बहुत कुछ पकड़ा, लेकिन वो कभी भी मोनोपोली बोर्ड का राज नहीं पकड़ पाए, कभी नहीं। उसका एक बहुत बड़ा कारण था। भागने वाली कमेटी के कैदियों को बहुत सख्त निर्देश थे कि जैसे ही वो बोर्ड से अपना सामान निकालें, वो उस बोर्ड को तुरंत कैंप के चूल्हे में जला दें। कोई सबूत ही नहीं बचता था कि उस डब्बे के अंदर कभी कुछ था भी। और ये सब असल में कितनी जानें बचा सकता था, इसका सबसे दमदार और रोंगटे खड़े कर देने वाला उदाहरण हमें 1944 में लेफ्टिनेंट डेविड बोलिंग की कहानी में मिलता है। हाँ, वो कहानी इस पूरे ऑपरेशन की सफलता का सबसे बड़ा सबूत है। बोलिंग बर्लिन से करीब 100 मील दूर एक कैंप में बंद थे, और वो समय बहुत ही भयानक था। युद्ध अब खत्म होने की कगार पर था, जर्मन हार रहे थे और एसएस कमांडर्स हताशा में खौफनाक योजना बना रहे थे। वो योजना एक नरसंहार की थी। एसएस कमांडर्स चाहते थे कि कैंप में मौजूद सभी युद्ध बंदियों को मार दिया जाए, ताकि कैंप की रखवाली में लगे सैनिकों को फ्री करके सीधा फ्रंट लाइन पर युद्ध लड़ने के लिए भेजा जा सके। कैंप के नेताओं को इस नरसंहार की भनक लग गई थी। इस खबर को तुरंत अलाइड कमांड तक पहुंचाना बहुत जरूरी था, वरना हजारों लोग मारे जाते, और ये असंभव सी जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट बोलिंग को दी गई। जरा उस रात के माहौल की कल्पना कीजिए। रात के 10 बज चुके हैं, लाइटें बंद हैं। बोलिंग के पास मोनोपोली गेम से मिली वो जेली सॉ यानी तार वाली आरी है और एक वायर कटर है। उन्होंने अंधेरे में उस वायर कटर से कैंप की लोहे की बाड़ को काटा। बिना कोई आवाज किए वो बाहर निकले। उनके हाथ में सिर्फ एक रेशमी नक्शा और एक छोटा सा कंपास था, जो उन्हें उसी एस्केप किट से मिला था। एसएस के गार्ड्स कुत्तों के साथ गश्त कर रहे थे, और बोलिंग सिर्फ एक कंपास और रेशमी नक्शे के सहारे खेतों और घने जंगलों के बीच से 10 मील तक पैदल चलते रहे। अगली सुबह उन्होंने स्विट्जरलैंड जाने वाली एक ट्रेन पकड़ी, और आखिरकार ज्यूरिख पहुंचकर उन्होंने वो खौफनाक खबर अलाइड कमांड तक पहुंचा दी। और उनके उस एक मिशन ने एसएस की उस पूरी योजना को विफल कर दिया। ज्ञान और इनोवेशन का सबसे बड़ा मूल्य तब समझ में आता है जब वो किसी ऐसी बड़ी तबाही को रोकते। बोलिंग ने उन छोटे छोटे उपकरणों की मदद से इतिहास ही बदल दिया। और जब हम इस पूरी कहानी के अंतिम आंकड़ों को देखते हैं ना, तो वो और भी ज्यादा हैरान करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सफलतापूर्वक भागने वाले 35,000 कैदियों में से 10,000 से ज्यादा लोगों ने इन मोनोपोली एस्केप किट्स और गुप्त उपकरणों का इस्तेमाल किया था। 10,000 जिंदगियां जो सिर्फ एक बोर्ड गेम की वजह से बच गईं।
ये सच में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये है कि ये राज कई दशकों तक दुनिया से पूरी तरह छिपा रहा। युद्ध खत्म होने के बाद MI9 और MI6 ने बचे हुए सभी गेम नष्ट कर दिए। ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने 1985 तक इन फाइलों को सार्वजनिक ही नहीं होने दिया। यही बात तो मुझे समझ नहीं आई। मतलब युद्ध खत्म हो चुका था, उन्होंने जीत हासिल कर ली थी, फिर इतना बड़ा राज, इतनी महान कहानी को 40 साल तक क्यों छिपा कर रखा गया? क्योंकि इनमें से कुछ तकनीकें इतनी ज्यादा कारगर थीं कि वो पुरानी नहीं पड़ी थीं। खासकर सिल्क मैप्स यानी रेशमी नक्शे, उनका इस्तेमाल शीत युद्ध और उसके बाद के कई सैन्य मिशनों में लगातार होता रहा। अगर वो दुनिया को बता देते कि वो रेशम पर नक्शे छापते हैं तो उनकी ये सीक्रेट तकनीक बेकार हो जाती। आखिरकार 1990 में पहली बार MI19 के एक पूर्व सदस्य को दुनिया के सामने ये कहानी बयां करने की अनुमति मिली। ये पूरी चर्चा हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास की साधारण और रोजमर्रा की चीजों में कितनी असाधारण संभावनाएं छिपी हो सकती हैं। कभी-कभी सबसे बड़े समाधान किसी बड़ी हाईटेक लैब में नहीं, बल्कि किसी लिविंग रूम की टेबल पर पड़े एक धूल खा रहे कार्डबोर्ड के डिब्बे में छिपे हो सकते हैं। और सुनने वालों को मैं एक आखिरी विचार के साथ छोड़ना चाहता हूँ। स्रोतों में एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी का जिक्र किया गया है। आप इटली वाले शिपमेंट की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। ऐसा माना जाता है कि युद्ध के दौरान कुछ मॉडिफाइड मोनोपोली बोर्ड्स का एक पूरा शिपमेंट इटली के रास्ते में कहीं गायब हो गया था। वो कभी कैदियों के कैंप तक पहुंच ही नहीं पाया और न ही वो कभी ब्रिटिश इंटेलिजेंस को वापस मिला। तो जरा इस बारे में सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि आज इसी वक्त इटली के किसी पुराने घर के छज्जे या अटारी में धूल से सना हुआ एक पुराना मोनोपोली का डब्बा पड़ा हो, जिसके फ्री पार्किंग वाले हिस्से पर एक छोटा सा फीका पड़ चुका काला डॉट लगा हो और उसके अंदर 80 साल पुराना एक गुप्त रेशमी नक्शा और कंपास आज भी दुनिया के सामने आने का इंतजार कर रहा हो। अगर कोई इटली में रहता है या वहां घूमने जाता है तो शायद उसे अपने आसपास की पुरानी अटारी एक बार जरूर चेक कर लेनी चाहिए। कौन जानता है कि कहां कौन सा ट्रोजन हॉर्स आज भी छिपा बैठा हो। अक्सर सर्दियों की छुट्टियों में, मतलब किसी भी फैमिली गेट टुगेदर में, एक सीन बहुत आम होता है ना? एक मेज है, चारों तरफ लोग बैठे हैं और बीच में एक बोर्ड गेम खुला है। हाँ, और वो नकली रंग बिरंगे नोटों को लेकर जो बहस चल रही होती है। बिल्कुल। कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है, कोई भारी किराया मांग रहा है, तो कोई मजाक में सीधे जेल जा रहा है। मोनोपोली की छवि हमेशा से यही रही है, एक एकदम सुरक्षित पारिवारिक गेम जो हम अपने दोस्तों और परिवार के साथ खेलते हैं। सही का। लेकिन आज की इस गहरी पड़ताल में हम जिस कहानी को खंगालने वाले हैं, मतलब वो इस मासूम से दिखने वाले गत्ते के डिब्बे के इर्द गिर्द बुना गया एक ऐसा हैरान करने वाला इतिहास है जो सालों तक सीक्रेट फाइलों में दबा हुआ था। और हमारे पास जो आज सोर्सेज हैं वो साफ बताते हैं कि कैसे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दुश्मन के इलाके में फंसे युद्ध बंदियों के लिए ये गेम। इसे ऐसे समझिए जैसे आज अचानक कोई खुफिया रिपोर्ट डिक्लासिफाई हो और हमें पता चले कि अरे, रूडो या सांप सीढ़ी का इस्तेमाल किसी दौर में इंटरनेशनल जासूसी के लिए किया गया था। हाँ, ये बहुत ही कमाल का नजरिया है इसे देखने का। और मजेदार बात ये है कि जब हम किसी इतनी आम चीज को उसके नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट से निकालकर, मतलब एक ग्लोबल वॉर के बीचों बीच रख देते हैं, तो वो चीज सिर्फ एक खिलौना नहीं रह जाती, वो एक साइकोलॉजिकल वेपन बन जाती है। एकदम सही। नाजी जेलों में मोनोपोली के पहुंचने की जो कहानी है वो किसी स्पाई थ्रिलर से कम नहीं है। लेकिन इस गेम का जो ओरिजिन है, जो उसकी शुरुआत है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा धोखा है। हाँ, ये मैंने सोर्सेज में पढ़ा और सच कहूं तो मेरा दिमाग चकरा गया। मैं समझ सकती हूँ। जिस गेम ने नाजियों को चकमा दिया, उसकी अपनी बुनियादी एक वैचारिक चोरी पे टिकी हुई है। बिल्कुल, क्योंकि बचपन से हम सब ने यही कहानी सुनी है कि 1930 के दशक में जब अमेरिका ग्रेट डिप्रेशन यानी भारी आर्थिक मंदी से गुजर रहा था। हाँ, वो चार्ल्स डारो वाली कहानी। वही कि चार्ल्स डारो नाम के एक बेरोजगार हीटर सेल्समैन ने अपनी गरीबी दूर करने के लिए अपने बेसमेंट में ये गेम बनाया। ये एक टिपिकल रैग्स टू रिचेस अमेरिकन ड्रीम वाली कहानी लगती है, लेकिन असलियत तो कुछ और ही है ना? बिल्कुल कुछ और है। ये चार्ल्स डारो वाली कहानी तो मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक थी। सच ये है कि असली कहानी शुरू होती है 1906 में। मतलब
डारो के क्लेम करने से करीब 3 दशक पहले। हाँ, और असली आविष्कारक का नाम था एलिजाबेथ मार्जी, जिन्हें लिजी भी कहते थे। उन्होंने जो गेम बनाया था उसका नाम मोनोपोली नहीं बल्कि लैंडलॉर्ड्स गेम था। लैंडलॉर्ड्स गेम। लिजी का बैकग्राउंड समझना यहाँ बहुत जरूरी है। उसी से पता चलता है कि ये गेम क्यों बनाया गया था। वो एक ऐसे परिवार से आती थी जहाँ राजनीति और इकोनॉमी पर बहुत गहरी बहसें होती थी। अच्छा, मैंने पढ़ा था कि उनके पिता जेम्स माजी एक अखबार चलाते थे। हाँ, और 1850 के दशक में उन्होंने अब्राहम लिंकन के साथ राजनीतिक बहसों में हिस्सा भी लिया था। उस समय का अमेरिका रॉबर बैरन्स का दौर था। रॉबर बैरन्स यानी वो जो तेल, रेलवे और स्टील के बड़े-बड़े उद्योगपति थे। बिल्कुल, जो हर चीज पर अपना एकाधिकार या मोनोपोली जमा रहे थे। दौलत बस कुछ ही हाथों में सिमटती जा रही थी और आम इंसान पिस रहा था। और लिजी माजी के विचारों पर ना हेनरी जॉर्ज की 1876 की किताब प्रोग्रेस एंड पॉवर्टी का बहुत बड़ा असर था। हाँ, वो किताब उस समय बहुत प्रभावशाली थी। मैंने इस किताब के बारे में थोड़ा देखा और ये सिंगल टैक्स थ्योरी की बात करती है। अगर मैं इसे सही समझ पा रहा हूँ तो इसका मतलब ये था कि सरकार को लोगों की मेहनत या उनके बनाए घरों पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए। सही जा रहे हैं आप। बल्कि सिर्फ उस जमीन की कीमत पर टैक्स लगाना चाहिए जिस पर वो घर बना है। एकदम सही पकड़ा आपने। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। मतलब मान लीजिए 2 लोग हैं, दोनों के पास एक एक खाली प्लॉट है। ठीक है। एक इंसान मेहनत करता है, इस प्लॉट पर एक अपार्टमेंट बनाता है और लोगों को किराए पर देता है, और दूसरा इंसान बस अपने प्लॉट को खाली छोड़ देता है। वो इंतजार करता है कि जब आसपास का इलाका डेवलप होगा तब जमीन की कीमत बढ़ेगी और वो बिना कुछ किए मुनाफा कमाएगा। बिल्कुल। उस समय के सिस्टम के हिसाब से जिसने अपार्टमेंट बनाया उस पर ज्यादा टैक्स लगता था क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई थी। मतलब सिस्टम मेहनत और डेवलपमेंट को सजा दे रहा था। हाँ, और खाली जमीन दबाकर बैठने वालों को इनाम दे रहा था। तो हेनरी जॉर्ज का सिंगल टैक्स सिस्टम इसे उलटना चाहता था। वो कहते थे कि जमीन कुदरत की है, इसलिए सिर्फ जमीन की बेसिक वैल्यू पर टैक्स लगाओ ताकि लोग जमीन होड़ करके ना बैठे। एकदम। और लिजी माजी इतनी पैशनेट थी इस आइडिया को लेकर कि उन्होंने इसे सिखाने के लिए एक पूरा बोर्ड गेम डिजाइन कर दिया। जो मुझे इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा लगा। उन्होंने अपने इस लैंडलॉर्ड्स गेम के 2 सेट नियम बनाए थे। हाँ, 2 बिल्कुल अलग तरीके के नियम। पहला नियम था एंटी मोनोपोलिस सेट। इसमें अगर कोई खिलाड़ी प्रॉपर्टी खरीदता था तो उसका फायदा टेबल पर बैठे हर खिलाड़ी को मिलता था। मतलब गेम का मकसद था कि सब मिलकर एक साथ अमीर बने। और दूसरा नियम था मोनोपोलिस्ट से। हाँ, जहां मकसद था जमीन हड़पना, बेतहाशा किराया वसूलना और अपने ही दोस्तों को बैंकरप्ट करके गेम से बाहर कर देना। उनका प्लान बहुत सीधा था। वो चाहती थी कि लोग दोनों नियमों से खेलें और खुद महसूस करें कि एक सिस्टम में सब खुशहाल हो रहे हैं और दूसरे सिस्टम में सिर्फ एक इंसान अमीर हो रहा है और बाकी सब बर्बाद। ये एक एजुकेशनल टूल था जो अनियंत्रित कैपिटलिज्म या पूंजीवाद की क्रूरता को बेनकाब करने के लिए बनाया गया था। तो फिर यहाँ इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना देखिए। जो गेम लालची उद्योगपतियों की आलोचना करने और इकोनॉमिक इक्वालिटी सिखाने के लिए बनाया गया था, वो आगे चलकर दुनिया का सबसे बड़ा कैपिटलिस्ट सिंबल कैसे बन गया? ये बहुत अजीब सफर है। मतलब लिजी के उस समाजवादी गेम को चार्ल्स डारो के मोनोपोली में किसने बदला? देखिए, ये बदलाव किसी एक इंसान ने नहीं किया। ये पूरी तरह से इंसानी फितरत का नतीजा था। जब लिजी ने अपना गेम उस समय की सबसे बड़ी गेम कंपनी पाकर ब्रदर्स को दिखाया तो उन्होंने इसे ठुकरा दिया। क्यों? उन्हें क्या दिक्कत थी? उनका कहना था कि ये गेम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और इसमें कोई मजा नहीं है। लेकिन लिजी ने गेम के पेटेंट पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ये गेम यूनिवर्सिटी के छात्रों और आम लोगों के बीच एक फोक गेम या लोक खेल की तरह फैलने लगा। अच्छा, लोग इसे घर पर खुद गत्ते पर ड्रॉ करके खेलने लगे थे। हाँ, और यहाँ एक बहुत दिलचस्प साइकोलॉजिकल शिफ्ट हुआ। मैं अंदाजा लगा सकता हूँ, लोग उस पहले वाले अच्छे नियम से बोर हो गए होंगे। एग्जैक्टली। लोगों को लगा कि सब मिलकर अमीर बन रहे हैं, इसमें वो कंपैरेटिव मजा कहाँ है? असली किक तो तब आती है जब आप अपने ही दोस्त से भारी किराया वसूलें और उसे गेम में दिवालिया कर दें। बिल्कुल। तो लोगों ने लिजी का वो समाजवादी नियम डस्टबिन में डाल दिया और सिर्फ उस लालची वाले नियम से खेलने लगे। गेम इवॉल्व होता गया। अटलांटिक सिटी के क्वेकर समुदाय के लोगों ने इस पर अपने लोकल मोहल्लों के नाम लिख दिए। और फिर चार्ल्स डारो की एंट्री होती है। हाँ, चार्ल्स डारो ने जब पहली बार अपने दोस्तों के घर ये गेम खेला तो उसे लगा कि ये कोई पब्लिक डोमेन गेम है।
उसने बस इसके बोर्ड को थोड़ा सुंदर बनाया, कलर कोडिंग की, वो मशहूर गो वाला कॉर्नर ऐड किया और इसके रूल्स को लिखकर वापस पार्कर ब्रदर्स के पास ले गया। और इस बार पार्कर ब्रदर्स ने इसे हाथों हाथ ले लिया। चार्ल्स डारो रातों रात करोड़पति बन गया। और लिजी मार्जी का क्या हुआ? जब 1936 में उन्होंने प्रेस के सामने आकर सच्चाई बतानी चाही, तो पार्कर ब्रदर्स ने उन्हें सिर्फ $500 देके उनके पेटेंट राइट्स खरीद लिए और उन्हें हमेशा के लिए इस इतिहास से मिटा दिया। बाप रे, ये तो वही बात हो गई कि कोई क्रांतिकारी सिस्टम के खिलाफ एक सीरियस प्रोटेस्ट सॉन्ग लिखे और बाद में एक मल्टीनेशनल कंपनी उसी गाने के बोल बदलकर उसे अपने महंगे जूते बेचने के लिए जिंगल बना दे। ये एनोलॉजी एकदम फिट बैठती है। लिजी ने जो गेम सिस्टम की खामियां दिखाने के लिए बनाया था, डारो ने उसी को सिस्टम का सबसे बड़ा प्रोडक्ट बना दिया। सच में। लेकिन जो चीज इस गेम को महज एक चोरी के विवाद से निकालकर एक ऐतिहासिक लेजेंड बनाती है, वो है 1930 के दशक का अंत। जब हालात बदलने लगे थे। हाँ, जहाँ अमेरिका में लोग ड्राइंग रूम में बैठकर नकली नोटों से प्रॉपर्टी खरीद रहे थे, वहीं यूरोप में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। 1939 तक हिटलर की सेना यूरोप में तेजी से आगे बढ़ रही थी और हजारों ब्रिटिश सैनिक जर्मन सेना के कब्जे में आ चुके थे। बिल्कुल। और इसी भारी संकट के बीच ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने एक नई एजेंसी बनाई जिसका नाम था MI9। हाँ, 23 दिसंबर 1939 को मेजर नॉर्मन क्रॉकेट के नेतृत्व में MI9 की स्थापना हुई। और जो सोर्सेज मैंने पढ़े वो बताते हैं कि उस वक्त ब्रिटिश सेना के टॉप कमांडर्स की सोच बहुत अलग थी। किस तरह की सोच? उनका मानना था कि अगर कोई सैनिक युद्ध में बंदी बनने के बारे में सोचता भी है तो वो पराजय की सोच है, यानी डिफीटिस्ट एटीट्यूड है। मतलब आप पहले से ही हार मानकर बैठे कि आप पकड़े जाएंगे। हाँ, यही वो पुरानी और दकियानूसी सोच थी जिसे नॉर्मन क्रॉकेट ने जड़ से उखाड़ फेंका। उन्होंने ब्रिटिश वॉर ऑफिस को समझाया कि युद्ध के मैदान में सैनिक पकड़े जाएंगे, ये एक कड़वी सच्चाई है और अगर हम उन्हें इसके लिए तैयार नहीं करेंगे तो वो सच में हार मान लेंगे। एकदम सही। क्रॉकेट ने एक नया साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट पेश किया, एस्केप मेंटालिटी। उन्होंने कहा कि हमें अपने सैनिकों की ट्रेनिंग में ये डालना होगा कि पकड़े जाना युद्ध का अंत नहीं है। ये मुझे बहुत पावरफुल लगा। मतलब आप सैनिकों को सिर्फ ये नहीं सिखा रहे कि दुश्मन से कैसे लड़ना है, आप उनका सॉफ्टवेयर ही अपडेट कर रहे हैं। हाँ, उन्हें ये समझाना कि अगर आप पकड़े गए तो वो जेल आपकी नई बैटलफील्ड है। दुश्मन के इलाके में रहकर भागने की योजना बनाना और उनके रिसोर्सेज बर्बाद करना भी युद्ध लड़ने का ही एक तरीका है। और इसी एस्केप मेंटालिटी को जमीन पर उतारने के लिए MI9 को ऐसे लोगों की जरूरत थी जो टिपिकल मिलिट्री वाले ना हो, जो नियमों को तोड़ना जानते हो। बिल्कुल। और तब इस कहानी में एंट्री होती है इंटेलिजेंस ऑफिसर क्रिस्टोफर क्ले हटन की। हटन कोई आम सैनिक या इंजीनियर नहीं था। अरे, हटन का प्रोफाइल तो किसी को भी हैरान कर देगा। उसे ये नौकरी किसी मिलिट्री बैकग्राउंड की वजह से नहीं मिली थी। सोर्सेज में एक बहुत ही मजेदार किस्सा है इसका। वो हुडीनी वाला। हाँ, 1915 में जब हटन सिर्फ 20 साल का था, उसने दुनिया के सबसे महान जादूगर हैरी हुडीनी को एक ओपन चैलेंज दे दिया, और वो भी एक बक्से से भागने का। बिल्कुल। हटन ने एक मास्टर कारपेंटर से एक बेहद मजबूत लकड़ी का बक्सा बनवाया और हुडीनी को चुनौती दी कि वो बिना ताला या बक्सा तोड़े इसमें से बाहर निकल कर दिखाए। और मजे की बात, हुडीनी बाहर निकल भी आया। पर सवाल ये है कि हुडीनी बाहर कैसे आया? क्या वो सच में कोई जादू था? बिल्कुल नहीं। हाँ, जब हटन ने इस पूरी घटना की तहकीकात की तो उसे पता चला कि हुडीनी ने उस कारपेंटर को चुपके से करीब 3 पाउंड की रिश्वत दी थी, जो उस वक्त $5 के बराबर होते थे। अच्छा, तो उसने अंदर से कोई रास्ता बनवा लिया था। हाँ, कारपेंटर ने बक्से के अंदर एक सीक्रेट ट्रैपडोर या गुप्त दरवाजा बना दिया था, जिसे सिर्फ अंदर से खोला जा सकता था। जब हटन ने MI9 के इंटरव्यू में ये किस्सा सुनाया तो अधिकारियों की आंखें चमक उठी। तो हटन ने उन्हें समझाया होगा कि कोई भी सिस्टम चाहे जितना मजबूत दिखे, उसमें हमेशा एक लूप होल होता है और जादू सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने की कला है। मतलब हटन असल जिंदगी का जेम्स बॉन्ड का क्यू था, लेकिन इंजीनियरिंग की बजाय इल्यूजन और जादूगरी के बैकग्राउंड के साथ वो मिलिट्री डिसिप्लिन को बिल्कुल नहीं मानता था। उसने ऐसे ऐसे गैजेट्स बनाए जो आज भी हैरान करते हैं। जूतों की खोखली हील्स में चाकू छिपाना, सिगरेट होल्डर के अंदर दूरबीन फिट करना। हाँ, और यूनिफॉर्म के बटन को खोलकर उसे एक छोटे कंपास में बदल देना। मतलब कैदियों के पास हर वो चीज थी जो उन्हें भागने में मदद कर सके। शुरू में तो ये गैजेट्स बहुत काम आए होंगे ना। हाँ, कई कैदी भागने में सफल भी हुए, लेकिन जर्मन गार्ड्स बेवकूफ नहीं थे।
जैसे जैसे वॉर आगे बढ़ा उन्हें इन ट्रिक्स के बारे में पता चलने लगा। जाहिर है वो भी तो चेक करते ही होंगे। बिल्कुल। अब जब भी कोई नया कैदी जेल लाया जाता तो सबसे पहले उसके जूतों की हील्स चेक की जाती, उसके बटन तोड़े जाते। हंटन समझ गया था कि ये छिप छिप कर गैजेट्स भेजने का तरीका अब पुराना हो गया है। अब उसे कुछ नया चाहिए था। हाँ, किसी ऐसी चीज की तलाश जो बिल्कुल हाइडिंग इन प्लेन साइट हो, यानी दुश्मन की आंखों के सामने हो, वो उसे छुए देखे पर उस पर शक ना करे। और यही हमारी कहानी का सबसे बड़ा क्रॉसओवर होता है, द मोनोपोली गैम्बिट। एकदम सही। जो सोर्सेस हमने देखे वो बताते हैं कि जिनेवा कन्वेंशन के तहत जर्मन सेना युद्ध बंदियों को बोर्ड गेम्स खेलने की इजाजत देती थी। और इसके पीछे उनका अपना स्वार्थ था। उन्हें लगता था कि अगर कैदी बोर्ड गेम खेलने में बिजी रहेंगे तो उनके पास भागने की योजना बनाने का टाइम नहीं होगा और वो शांत रहेंगे। तो हटन ने उनकी इसी सोच को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया। उसने जॉन विंगटन लिमिटेड नाम की एक प्रिंटिंग कंपनी से संपर्क किया। लेकिन जॉन विंगटन लिमिटेड कोई आम प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। उनकी खासियत ये थी कि उन्हें रेशम यानी सिल्क पर छपाई करने में महारत हासिल थी। हाँ, उन्होंने स्याही में पेक्टिन नाम का एक गोंद मिलाना शुरू किया था, जिससे स्याही रेशम के धागों पर फैलती नहीं थी और मैप एकदम क्लियर छपते थे। हटन को कागज के नक्शों से बहुत परेशानी थी, क्योंकि कागज के नक्शे रात के अंधेरे में बहुत आवाज करते हैं। मतलब अगर कोई कैदी भाग रहा है और उसकी जेब में कागज खड़खड़ा जाए तो वो सीधा पकड़ा जाएगा। और अगर बारिश हो गई या नदी पार करनी पड़ी तो कागज गलकर बेकार हो जाएगा। हाँ, जबकि सिल्क के नक्शे वाटरप्रूफ थे, बिल्कुल शांत थे और उन्हें सिकोड़कर अखरोट के बराबर जगह में भी रखा जा सकता था। विंकिंगटन लिमिटेड की एक और खासियत थी जो हटन के बहुत काम आई। वे ब्रिटेन में मोनोपोली गेम भी मैन्युफैक्चर कर रहे थे। अच्छा। तो हटन ने विंकिंगटन के सामने एक असंभव सा लगने वाला प्रपोजल रखा। उसने कहा कि क्या हम इस पूरे एस्केप किट को इस गेम बोर्ड के अंदर छिपा सकते हैं। ये मुझे इंजीनियरिंग का एक चमत्कार लगता है। मतलब एक मोनोपोली बोर्ड का तख्ता उस वक्त मुश्किल से 1/8 इंच मोटा होता था। हाँ, बहुत ही पतला। उस पतले से कार्डबोर्ड के अंदर उन्होंने रेशमी नक्शा, एक छोटा कंपास, जाय की आरी, लोहे की फाइल और यहाँ तक कि असली पैसे भी छिपा दिए। और ये किया कैसे गया, ये और भी दिलचस्प है। विंगटन लिमिटेड के मजदूरों ने एक कुकी कटर जैसे औजार का इस्तेमाल किया। ओके। उन्होंने बोर्ड के अंदर छोटे छोटे खांचे काटे, उनमें ये सारे आइटम बड़ी सावधानी से सेट किए और फिर ऊपर से बोर्ड का नॉर्मल डिजाइन वाला स्टिकर चिपका दिया। अगर आप उस बोर्ड को सामने से देखते तो वो बिल्कुल एक आम मोनोपोली बोर्ड लगता। बिल्कुल। और हाँ, जो असली पैसे थे जैसे जर्मन मार्क या इटालियन लीरा, उन्हें गेम के नकली पैसों के साथ ही मिला दिया गया था। अरे वाह। बस उन पर एक छोटा सा वाटरमार्क या निशान होता था जो सिर्फ कैदियों को पता होता था। और मैंने पढ़ा कि अलग अलग जेलों के लिए अलग अलग नक्शे बनाए गए थे। जी। नॉर्वे का नक्शा, स्वीडन का, इटली का। अब एक ही बाहर से दिखने वाले डब्बे में कौन सा नक्शा, ये कैसे पता चले? इसके लिए उन्होंने गेम बोर्ड पर बहुत ही सूक्ष्म निशान लगाए। जैसे फ्री पार्किंग वाले बॉक्स पर एक छोटा सा डॉट लगा दिया। अगर डॉट वहां है तो अंदर इटली का नक्शा है, अगर डॉट कहीं और है तो नॉर्वे का नक्शा है। कमाल का सिस्टम था। जब मैं इस पूरे प्रोसेस के बारे में सोचता हूँ तो मुझे विंगटन लिमिटेड के उन मजदूरों का ख्याल आता है। एक छोटे से कमरे में बंद, बिना हथियारों के, वो लोग एक साधारण गेम को जीवन रक्षक किट में बदल रहे थे। उनका हर एक तैयार किया हुआ बोर्ड किसी न किसी सैनिक की जान बचा रहा था। बिल्कुल। युद्ध अक्सर फ्रंट लाइन पर लड़े जाते हैं, लेकिन जीते इन जैसे गुमनाम लोगों के छोटे छोटे प्रयासों से जाते हैं। लेकिन हटन की चुनौतियां भी बाकी थी। आपने दुनिया का सबसे बेहतरीन एस्केप किट बना लिया, पर अगर वो नाजी जेल के अंदर कैदियों तक पहुंच ही ना पाए तो उसका क्या फायदा? सही बात है। इसे स्मगल करने का तरीका ढूंढना शायद इससे बनाने से भी ज्यादा मुश्किल काम था। हाँ, और सोसे साफ बताते हैं कि हटन ने रेड क्रॉस के पैकेजों या परिवारों द्वारा भेजे जाने वाले पैकेजों का इस्तेमाल जानबूझकर नहीं किया। और इसका कारण भी बहुत लॉजिकल था। हाँ, वो नहीं चाहते थे कि रेड क्रॉस पर कोई खतरा आए, क्योंकि रेड क्रॉस के जरिए कैदियों को डिब्बाबंद खाना, दवाइयाँ और जरूरी कपड़े मिलते थे। अगर जर्मन गार्ड्स को एक बार भी रेड क्रॉस के पैकेजों में कोई जासूसी का सामान मिल जाता तो वे बिना सोचे समझे सारे पैकेजों की डिलीवरी रोक देते। और इससे जो लाखों कैदी पहले से ही कुपोषण और बीमारी का शिकार थे, वे सीधे मौत के मुंह में चले जाते। हटन किसी भी कीमत पर कैदियों की वो बेसिक सप्लाई लाइन नहीं काटना चाहती थी। मेरा मतलब है, नहीं काटना चाहता था। इसलिए उसने एक बहुत ही चालाक और रिस्की रास्ता चुना। क्या किया उसने? उसने अपनी खुद की फर्जी संस्थाएं या फेक चैरिटीज बनाई, जैसे द प्रिजनर्स लीजर आवर्स फंड जैसी संस्थाएं, जिनका काम सिर्फ युद्ध बंदियों को किताबें, गेम्स और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भेजना था। लेकिन रुको, क्या ये बहुत बड़ा जोखिम नहीं था? मैंने पढ़ा कि इन पैकेजों के साथ जो खत भेजे जाते थे
उनमें बाइबल की आयतों का इस्तेमाल किया जाता था। हाँ, जैसे मैथ्यू 7:7, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। चैरिटी का इस्तेमाल भागने की योजनाओं के लिए कर रही है, तो क्या वे सारे केयर पैकेज बैन नहीं कर देते? आपकी चिंता बिल्कुल सही है और ये सच में एक बहुत बड़ा जुआ था। लेकिन हटन जर्मन ब्यूरोक्रेसी और उनके माइंडसेट को बहुत अच्छे से समझता था। अच्छा। जर्मन अधिकारियों को कागजी कार्रवाई बहुत पसंद थी। हटन ने इन फेक चैरिटीज को इतना असली दिखाया कि कोई शक ही ना करे। इनके पते उन इमारतों के रखे गए जो हाल ही में जर्मन बमबारी में पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। अरे, तो अगर कोई चेक करने जाए तो? हाँ, अब अगर कोई जर्मन अधिकारी क्रॉस चेक करने के लिए वहां चिट्ठी भेजता या जांच करवाता तो उसे जवाब मिलता कि माफ करें, ये ऑफिस तो बमबारी में उड़ चुका है। क्या बात है। और जर्मन गार्ड्स को लगता था कि चैरिटी के काम में वो भी धार्मिक संदेशों के साथ कोई इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है। हटन ने उनकी इसी सोच का फायदा उठाया। मतलब उसने दुश्मन के दिमाग को ही हैक कर लिया। तो अगर हम इस पूरी कहानी के धागों को एक साथ जोड़ें, तो मोनोपोली का सफर सचमुच दिमाग घुमा देने वाला है। बिल्कुल। इसकी शुरुआत एलिजाबेथ माजी के उस नेक विचार से हुई थी जो समाज में जमींदारों के लालच को बेनकाब करना चाहता था। फिर ये चार्ल्स डारो के हाथों विचार की चोरी और कॉर्पोरेट लालच का शिकार हुआ। और अंततः यही चोरी किया हुआ गेम दूसरे विश्व युद्ध की सबसे खौफनाक रातों में उन ब्रिटिश कैदियों के लिए स्वतंत्रता और उम्मीद का मार्गदर्शक बन गया। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी टेक अवे है। ये हमें दिखाती है कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग क्या होती है। आज जब हम हर प्रॉब्लम के लिए कोई कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन ढूंढते हैं, तो क्रिस्टोफर हटन और MI9 की कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे असरदार आइडियाज अक्सर हमारे सामने ही पड़े होते हैं। बस हमें उन्हें देखने का नजरिया बदलना होता है। एकदम सही। और इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत गहरी और अजीब सी आयरनी दिमाग में आती है। वो क्या? जरा सोचिए, एलिजाबेथ माजी ने मोनोपोली के अंदर जो नकली पैसा बनाया था, उसका मकसद था लोगों को ये दिखाना कि अनियंत्रित कैपिटलिज्म और दौलत की अंधी दौड़ कितनी खोखली है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन सालों बाद उसी नकली पैसे के ढेरों के बीच छिपाकर भेजा गया असली पैसा जर्मन गार्ड्स को रिश्वत देने और सैनिकों के लिए असली आजादी खरीदने का सबसे बड़ा जरिया बन गया। अरे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये सचमुच सोचने पर मजबूर करता है। क्या कभी-कभी सबसे बड़े सत्य और जीवन रक्षक रहस्य एक साधारण से खिलौने और मजाक के पीछे छिपने के लिए ही सबसे सुरक्षित होते हैं? इसी विचार के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।